हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे ना, मैंने बोला था कुछ फॉर्मूला लिखने के लिए आते कंप्रेसर वर्क से पावर तक का। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। अब अगर मैं आपसे कोई चीजें पूछूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बेसिक चीज हम आपको बता दें, अभी तक जो हम लोग साइकिल पढ़ रहे थे, कंप्रेसर से हीट हो रहा था और टरबाइन में एक्सपैंड हो रहा था। कंबशन चैम्बर है, ठीक है, कंबशन चैम्बर है। कंबशन चैम्बर क्या करता है? कंबशन चैम्बर क्या करता है? कंबशन चैम्बर क्या करता है? कोई भी मास ऑफ एयर फ्लो करता है, मास ऑफ कंबाइन होता है, मास ऑफ गैस है। कैसे मैंने गैस था Na प्लस Mf मिलकर कोई गैस या कोई गैसियस कंपोनेंट बनाएंगे। Na प्लस Mf Mg बनाएगा। ये Na प्लस Mf जो है Mg बना रहा है, बट हम कभी इसको यूज नहीं किया है, किसी न्यूमेरिकल में यूज नहीं किया। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब जब साइकिल को आइडियल मान लेते हैं या इसका मास अलग से नहीं दिया जाता है, उस केस में हम पूरे साइकिल में मास को कांस्टेंट मानते हैं और वही Na पूरे साइकिल में घूमता रहता है, कंप्रेसर में भी टरबाइन में। जब हमारे पास मास ऑफ फ्यूल गिवन होगा किसी भी फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में या डायरेक्ट वैल्यूज के फॉर्म में, उस केस में डायरेक्ट वैल्यूज जो है आप पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यूज? सपोज मास ऑफ एयर आपको दिया गया है 0.5 kg पर सेकेंड, तो जब भी मास ऑफ फ्यूल नहीं दिया उस कंडीशन में हमारे पास ये कुछ नहीं था, यानी ये नहीं था। तो जब ये था ही नहीं और ये मास ऑफ फ्यूल 0.5 था एयर की जगह, तो ये इक्वल टू भी मास ऑफ एयर मिलता था। हमने क्या किया, मास ऑफ फ्यूल को कंसिडर कर लिया, कुछ वैल्यूज होंगी उसको हमने कंसिडर कर लिया, वो और जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इन इज इक्वल्स टू आउट, समेशन ऑफ जो भी आने वाली एनर्जी है उसको एक साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, एंड जो भी समेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है उसका समेशन कर देंगे, तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनेगा। तो एयर और फ्यूल मिक्सअप होंगे तो गैस कोई बनेगी, वो कौन सी वो नहीं पता, वो आपको नहीं जानना है, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो ठीक है, अदरवाइज इससे हमको मतलब नहीं कौन सी बन रही, कोई गैस बनेगी जिसका मास ऑफ गैस दिया होगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, हमने अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल का जिक्र किया हो अलग अलग और साइकिल में मास वेरी किया हो। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्यूशन लेंदी है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, जानते आप भी हैं, बस कहाँ पर उसका यूज करना है वो देखते हैं। A gas turbine unit receives air. A gas turbine unit receives air at 100 kilopascal.
and 300 Kelvin and compresses it and compresses it adiabatically to 620 kilopascal. The fuel has heating value. The fuel has heating value of 44,180 kilojoule per kg and fuel air ratio is 0.017 kg fuel per kg air. The isentropic efficiencies of the compressor and turbine is are 88% and 90% respectively. Calculate compressor work, turbine work, thermal efficiency. तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्यों? ये तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। आपने टरबाइन वर्क, कंप्रेसर वर्क, थर्मल एफिशिएंसी तो यूं निकालना सीख लिया है, आप तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे शुरुआत की जाए भाई? सबसे पहले बात तो कि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन हमें क्या बताती है? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन हमें ये बताती है कि कोई गैस टरबाइन है। तो गैस टरबाइन का मतलब मेरे दिमाग में एक टीएस डायग्राम गैस टरबाइन का आ चुका है। कैसा बनता है? ठीक है, कोई एक पिक्चर बन चुकी है। जो रिसीव कर रहा है एयर एट 100 किलो पास्कल, तो कहां पर वो रिसीव कर रहा होगा? और 100 किलो पास्कल एंड एट 300 केल्विन, ये कौन सी स्टेट हो सकती है? इनिशियल स्टेट। क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा है क्या है? एंड कंप्रेस इट। अगर उसको कंप्रेस किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो कंप्रेस कर रहा है, वो है 1 से 2। इट मींस कि उसके इनलेट पे प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है 100 किलो पास्कल 300 केल्विन। आगे बोला है कंप्रेस इट एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मींस वो स्ट्रेट लाइन आप जो देख रहे हैं टीएस डायग्राम में, वो प्रोसेस। अगर एडियाबैटिकली नहीं होगा तो कुछ एफिशिएंसी के साथ ये मूव करेगा। अभी आगे बताएगा टू 620 किलो पास्कल। कोई लॉस नहीं था, एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है। कहां तक? 620 किलो पास्कल तक। मतलब E2 =
620 किलो पास्कल. The fuel has heating value. The fuel has heating value of. The fuel has a heating value of 44180 किलो जूल पर केजी. क्या है हीटिंग वैल्यू भाई? कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू. एंड फ्यूल एयर रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो, केजी ऑफ फ्यूल पर केजी एयर. यानी कि MA1 जब होगा तब MF हमारा 0.017 है. आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन एंड टरबाइन टरबाइन आर 88%. टरबाइन 90%. कैलकुलेट कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क एंड थर्मल एफिशिएंसी. तो आपके पास तो आपके पास P1 है, P1 है और P2 है, ये आपको देख रहे हैं. अब आपसे हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास प्रेशर रेशियो है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, P2/P1 है हमारे पास 620/100 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 6.2. यानी P2/P1 है हमारे पास. T1 दिया हुआ है तो क्या हम P2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं. P2/T1 इज इक्वल्स टू, अब गामा आपको दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, गामा दिया नहीं है. जब नहीं दिया है तो आप एयर कंसीडर करके 1.4 मान सकते हैं और आप 1.4 के हिसाब से इसको T2 कैलकुलेट करेंगे. T2 कैलकुलेट करेंगे. T2 की वैल्यू आएगी 505.3. ठीक है, 505.3. क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया तो क्वेश्चन में क्या बोला है? T2 के बाद बोला है कंप्रेसर वर्क निकालिए. तो आपने निकाला कंप्रेसर वर्क CP T2 माइनस T1. इसमें CP की वैल्यू आपने रखी कितनी? 1.005 505.3 माइनस 300. जितना भी निकाला वो गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? उसका रीजन क्या है? क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है कंप्रेसर की एफिशिएंसी, मतलब कंप्रेसर 100% एफिशिएंट है ही नहीं. कंप्रेसर 100% एफिशिएंट है ही नहीं. कंप्रेसर 100% एफिशिएंट कहाँ होगा? कंप्रेसर 100% एफिशिएंट कहाँ होगा जब दिया ही नहीं है? तो अगर 100% एफिशिएंट होता देन ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता, बट अब तो नहीं है. फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा बट वैल्यूज बदल जाएंगे. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास आइडियल इक्वेशन, आइडियल वैल्यूज नहीं वैलिड है क्योंकि कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी है कितनी? 88%. ये 2 डैश, ये 2 डैश कहाँ से निकलेगा? कंप्रेसर के फॉर्मूले से. मैंने बोला था ना कंप्रेसर का फॉर्मूला क्या होगा? बाहर वाला और अंदर वाला. यानी कि आइसेंट्रोपिक
प्रोसेस अपॉन एक्चुअल प्रोसेस, जो है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी थी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एक्चुअल। तो क्या T2 पता है अपने को? हाँ, 505.3, यानी कि हमको T2 की वैल्यू पता है। T1 है, हाँ T1 हमारे पास 300 केल्विन गिवन है, T1 गिवन है। T2 डैश यही तो पता करना है। क्या कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिवन है? बिल्कुल 88% यहाँ गिवन है। तो सारी वैल्यू दी है, सिर्फ T2 डैश निकालना है। तो क्या T2 डैश नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। बोलिए जी, T2 डैश कितना आएगा? 533.3, 533.3 के लिए T2 आया है 505, यहाँ पर T2 डैश आया 533, स्लाइटली ऊपर आता है क्योंकि कर्व राइजिंग है ना, लाइन ये बढ़ती हुई है ना, प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो T2 डैश थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब आपसे पूछा जाए कंप्रेसर वर्क, तब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? Cp T2 डैश माइनस T1, ये काम करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। Cp की वैल्यू 1.005, T2 डैश 533.3 माइनस 300, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यू है कंप्रेसर वर्क की, कंप्रेसर वर्क की, उसमें देखिए क्या मिलेगा कंप्रेसर वर्क हमको, उसकी वैल्यू आएगी 234.47 किलोजूल पर केजी। बट क्या सिर्फ यही पूछा है? नहीं, अभी तो कंप्रेसर बस निकाला, अभी तो एक्चुअल खेल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में आने वाला है। ये तो आप लोग के लिए बहुत आसान था, ये तो आप लोग कर चुके हैं, ये सब तो कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे टरबाइन वर्क निकाल सकते हैं? दिमाग दौड़ाइए। क्या आपको T3 दिया है? नहीं दिया है। T4 दिया है? नहीं दिया है। एक्चुअल प्रोसेस बोला है तो T4 डैश हो जाएगा। क्या T4 डैश दिया? नहीं दिया है। तो टरबाइन वर्क निकालेंगे कैसे? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि हम टरबाइन वर्क निकालेंगे कैसे। हमारे पास सिर्फ कंप्रेसर के साइड की चीजें दी हैं, टरबाइन वर्क निकालने के लिए क्या दिया है या ऐसा कौन सा चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में जिसकी हेल्प से हम 3 और 4 तक पहुंच सकते हैं। दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, मिलेगा। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्या क्वेश्चन में कैलोरीफिक वैल्यू दी है? दी है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू का काम क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू को कहाँ यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में? हीट सप्लाई का नाम सुना है? हीट सप्लाई, मैंने बोला था क्या? याद आया? फॉर्मूला लिखवाया था बहुत पहले ही, इसीलिए बोला था कि फॉर्मूला एक जगह लिख के रखिए ताकि उसकी जो हम उसको यूज करना जहाँ चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी, तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो हम देख सकें। दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करना है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो 2 नहीं, 2 डैश हो जाएगा। और दूसरी चीज n कौन सा होगा, क्योंकि आप तो फ्यूल के लिए देख रहे हैं, अब आपको हीट सप्लाई में और चीजें चाहिए,
वो कहाँ से मिलेंगे? MA आ रहा है एक तरफ से, MF आ रहा है दूसरी तरफ से, दोनों मिल जा रहे हैं, अब वो MG बन जा रहा है। MA CPA T3 माइनस T2 डैश प्लस MF CPG, अगर गिवन है तो CPG T3 माइनस T2 डैश MF इंटू CB। कैसे किया मैंने कुछ किया नहीं, मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया है, इनको भी और इनको भी, एक बार एयर के लिए और एक बार फ्यूल के लिए। तो याद करिए सिस्टम में इधर से एयर आ रहा था और ऊपर से फ्यूल दिया था, तो दोनों को मैंने सम किया है और आगे बढ़ा दिया। दोनों को मैंने सम किया है दोनों को मैंने सम किया है और आगे बढ़ा दिया है। और ये किसके बराबर है? MF इंटू CD। क्या आपको MF पता है? क्या आपको MA पता है? एक तरह से कहा जाए तो पता भी है, MF की वैल्यू 0.017, MA की वैल्यू 1, एक तरह से। दूसरा ये भी हो सकता है हम रेशियो MF बाई MA का यूज कर लें, MF से डिवाइड कर दीजिए सारे को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, MA बाई MF आ जाएगा, वहां से 1/0.017 लिख सकते हैं, MF कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम यूज कर सकते हैं किसको? एयर फ्यूल रेशियो जो हमारे पास गिवन है ना, MF बाई MA फ्यूल एयर रेशियो, उसको यूज कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यूज हमारे पास सामने आएंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, कौन सी होंगी वो तो फॉर्मूले में दिया हुआ है, MA MF CPA CPG। हाँ, CPG की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं 1.15, आप इसको 1.15 लेंगे, 1.15 कंसिडर करेंगे, तो जो CPG की वैल्यू होगी वो 1.15 कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन में दी नहीं गई है, एक्चुअली गैस के लिए देना चाहिए और क्वेश्चन में शायद मिसिंग हो। CPG की वैल्यू मिलेगी आपको जब भी गैस चेंज होगा ना, एयर फ्यूल मिक्सचर, वहां पर वो आपको देंगे, तो उस कंडीशन में आपको CPG चाहिए होगा, तो यहाँ पे 1.15 ले लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा T3 की वैल्यू 1266.4। कैसे? MA बाई MF पता है, CPA पता है, MF पता है, CPG पता है, T3 नहीं पता है और T2 डैश पता है, MF CV पता है, तो आप सिर्फ T3 ही निकाल सकते हैं यहाँ से, देन आपको मिलेगा 1266.4 कैलोरी। तो कितना बना? जो T3 था वो 12.6। तो ये नया आपको सीखने को मिला कि हम T3 निकाल सकते हैं इस तरीके से। T3 निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका अवेलेबल है। अब आप मान लीजिए T3 को निकाल तो लिए, तो क्या अब आप हीट सप्लाई नहीं निकाल सकते हैं? हीट सप्लाई भाई T3 निकल गया है, T2 डैश पता है, तो हम क्यों ना निकाल लें हीट सप्लाई, T3 माइनस T2 डैश, वैल्यूज रखेंगे तो हीट सप्लाई तो मिलेगा ही। या हम इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास T3 नहीं रहता, तो क्या हम हीट सप्लाई निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकाल पाते हैं। वही तो है हीट सप्लाई, मैंने लिखा ना दोनों फॉर्मूले से, MF की वैल्यू
017 इंटू 44180 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। तो हीट सप्लाई की वैल्यू आएगी 751.06 751.06 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट सप्लाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी? हीट सप्लाई। अब आप ये बताइए, कंप्रेसर वर्क हो गया, एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई होता है, तो हीट सप्लाई निकल गया। अब अगर टरबाइन निकाल ले तो नेट भी निकल जाएगा और टरबाइन वर्क और टरबाइन वर्क भी आ जाएगा और नेट वर्क भी आ जाएगा। तो WT कैसे निकालेंगे? तो पता तो होगा आपको कैसे निकालना है। ठीक है, वही थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज करेंगे इसको T4 डैश निकालने के लिए। देखिए, T4 कितना आया है? 751.9। ये तो T4 की वैल्यू आई इस पॉइंट पे। हम आपसे बोल रहे हैं T4 डैश निकालिए। एक्चुअल की बात किया है ना, क्या बोला था मैंने? बाहर वाला अपॉन अंदर वाला। इट मींस यहाँ पर टरबाइन में एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक हो गया, आइडियल। तो टरबाइन के लिए एफिशिएंसी कि 90% गिवन था। T3 कैलकुलेट कर चुके हैं, T4 डैश पता करना है। T3 कैलकुलेट कर चुके हैं, T4 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या निकालना है आपको? सिर्फ T4 डैश। T4 डैश की वैल्यू है 803.3 केल्विन। ठीक है, 803.3 केल्विन। चलिए, तो हमारे पास T4 डैश आ गया, यानी कि अब हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन मिल चुका है। तो हम क्या करें? कुछ नहीं, कंप्रेसर निकाल चुका है हमसे, टरबाइन वर्क पूछा, हम टरबाइन वर्क निकाल, और एफिशिएंसी पूछा, हम एफिशिएंसी निकाल। यही तो काम है हमारा, यही तो काम है हमारा कि अगर हमसे टरबाइन वर्क पूछेगा तो हम टरबाइन वर्क कहाँ से बताएंगे? कुछ नहीं, सीपी T3 माइनस T4 डैश। जो वैल्यू आएगी टरबाइन की वो होगी 474.47। अब आप डब्ल्यू नेट नहीं निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी
हीट सप्लाई ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 31.95 एफिशिएंसी आ गई। तो हम फाइनली किए क्या, कुछ नहीं, बहुत इजी टास्क था, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या थी, वो ये कि हम हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको T3 की जरूरत है और कुछ नहीं। तो हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं और इसको अब एंड करेंगे। इसके बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो भी एक पावर जनरेशन यूनिट है। तो आज के लिए इसको इतना ही क्लोज करते हैं, ये यूनिट यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तो हमारा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू होगा। ओके, थैंक यू।